मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। 185 पेज पे निकालें बेटा। 185 पेज जिस पे ऊपर दिखाया गया है, चित्र दिखाया गया है जो कि आसमान से लिया गया है और नीचे इसका डायग्राम है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे गोपुरम और मंडप से। देखिए बेटा, गोपुरम जो होता है वह प्रवेश द्वार होता है। गोपुरम को हम एंट्री गेट कहते हैं इंग्लिश में। और मंडप जो होता है वह जैसे अपने शादी विवाह के अंदर एक मंडप बनाया जाता है शादी के समय पर, और उसमें फेरे करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मंडप है, यहाँ देवी और देवताओं की शादी के लिए इस्तेमाल होता था। धार्मिक परंपरा निभाई जा रही थी हर वर्ष। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं। यानी मंदिर स्थापत्य जो है, मंदिरों को बनाने की जो कला है, बनाने की जो शैली है, उसमें कौन कौन से नए तत्व आते हैं। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई कौन सा बताओ बेटा? लास्ट पैराग्राफ सर यस सर, इससे ऊपर वाला भी लास्ट 2 पैराग्राफ। अच्छा ठीक है। यह संभव है विजयनगर के स्थान का चयन। ठीक है, देखिए विजयनगर के स्थान का चयन जहां विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों से अस्तित्व से प्रेरित था। यानी विजयनगर को जो राजधानी माना गया या विजयनगर साम्राज्य इतना ज्यादा फेमस हुआ, तो उसकी क्या वजह रही है? सबसे ज्यादा विरूपाक्ष मंदिर की उपस्थिति वहां पर, और दूसरा क्या है? पंपा देवी। पंपा देवी जो कि यहाँ की स्थानीय देवी होती थी और जिसने विरूपाक्ष से शादी के लिए उसने कठोर तपस्या की थी। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। यानी यहाँ जितने भी राजा बने हैं अपने आप को ये मानते थे कि विरूपाक्ष देवता ने उन्हें शासन करने के लिए यहाँ पे भेजा है। यानी जैसे कृष्णदेव राय जैसे शासक, हरिहर बुक्का राय जैसे शासक, जो भी कोई शासक बने हैं, तो ये दावा करते थे कि भगवान विरूपाक्ष ने उन्हें यहाँ पे यहाँ पे मतलब शासन करने के लिए भेजा है। इसके बाद में ऑर्डर से संबंधित जानकारी दी गई है। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। ये श्री विरूपाक्ष जो है कन्नड़ लिपि कहाँ पे फेमस है? कर्नाटका में। और कर्नाटक के अंदर श्री विरूपाक्ष शब्द जो है, जितने भी राजाओं के द्वारा आदेश जारी किए जाते थे, जो भी कोई आम जनता के लिए कोई मैसेज होता था, तो उस पर श्री विरूपाक्ष लिख करके फिर बाद में वो मैसेज लिखा जाता था। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक रूप में विरुद्ध होता है बेटा उपाधि या एक सरनेम कह सकते हो, हिंदू सूरत राणा का प्रयोग करते थे। जितने भी शासक थे तो देवताओं से अपना संबंध प्रकट करने के रूप में, एक संकेत के रूप में क्या करते थे? हिंदू सूरत राणा शब्द अपने नाम के साथ में जोड़ते थे। तो हिंदू सूरत राणा शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान का अर्थ लिया गया है। यानी अरबी भाषा में सुल्तान जैसे शासक को कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है राजा, का संस्कृत अनुवाद था। संस्कृत में शासक को हिंदू सूरत राणा कहा जाता है। शाब्दिक रूप में इसका अर्थ था हिंदू सुल्तान। यानी अगर हम इसका हिंदी के अंदर अर्थ देखते हैं तो उसका मीनिंग होता है हिंदू सूरत राणा का हिंदू सुल्तान। यहाँ सूरत राणा शब्द है वो सुल्तान के लिए आया है, और हिंदू को हम हिंदू ही कहते हैं, ये धर्म से बिलोंग हो गया है। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया। यानी जो पहले से परंपराएं चली आ रही थी उन सभी परंपराओं को उन्होंने अपनाया। उनमें नवीनता लाई, नई नई चीजें जो ऐड हुई उन चीजों को भी उसमें जोड़ा, उनका विकास किया, उन्हें और आगे विकसित किया। अब राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी। यानी जो राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां, प्रतिकृति कैसी होती है? जैसे राजाओं से संबंधित मूर्तियां, देवताओं से संबंधित मूर्तियां जो राज्य सरकार के द्वारा मूर्तियां तैयार की जाती थी, तो उनमें क्या किया गया? इन मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी, उनको मंदिरों में लगाया जाने लगा। मंदिर में
ये शासकों का सपोर्ट रहा होगा, इसीलिए मंदिरों में लगाई गई। इनको तैयार कराने में जो पैसा खर्च होता होगा वो शासक करते थे। राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा। जैसे वर्ष में एक बार या दो बार कोई शासक मंदिर की यात्रा करता है तो उसको राजकीय अवसर मानते थे और उस समय विशेष उत्सव मनाया जाता था, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उनके उसके साथ जाते थे। ये नायक साथ में क्यों जाते थे? सैन्य कमांडर क्यों साथ में आते थे? सैनिक क्यों आते थे? घुड़सवार क्यों आते थे? हाथी जो सेना के अंदर थे वो उनको क्यों बुलाया जाता था? ताकि वह आम जनता में विश्वास जगा सके कि बाहर से अगर हमला होता है तो उनका शासक सक्षम है, वह उससे मुकाबला करने में सक्षम है और वह उनकी रक्षा करने में सक्षम है। इस मकसद से अपने एक तरह से गौरव को प्रदर्शित करते थे, अपने शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश करते थे वहां पर। जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी पर हमारे देश के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण मिसाइल या जो हमारी आर्मी की टुकड़ियां हैं, चाहे वो स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन सभी का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन होता है। उससे हमारे देश के मूल निवासियों को या यहाँ के लोगों को एक आत्मविश्वास बन जाता है हमारी देश की सरकार पर। अब आता है आगे 185 पेज पर विरूपाक्ष मंदिर का चित्र देख पा रहे हैं, आसमान से लिया गया है। इस तरह की बनावट शैली है, इसके आसपास के जो भवन हैं वो इस तरह के दिखते हैं। देखिए आगे गोपुरम और मंडप। गोपुरम क्या होता है बेटा? प्रवेश द्वार को कहते हैं। जैसे कोई भी मंदिर होता है तो उसके प्रवेश द्वार को मंडप, प्रवेश द्वार को गोपुरम बोला जाता है और मंडप जो होता है शादी विवाह के लिए इस्तेमाल होने वाला इस तरह का एक स्थापत्य कला का नमूना है, जिसके अंदर ये नहीं कि भी हमारी शादियों के अंदर जो मंडप तैयार होता है वो तो टेंट हाउस से जो भी मैटर आता है उससे जोड़ करके उसको बनाते हैं, लेकिन ये जो मंडप हैं इनको तो चिनवाया गया था, बनवाया गया था यहाँ के शासकों के द्वारा। और ये किसके लिए किया गया था? ये देवी देवताओं की शादियों के लिए किया गया था, जो कि मतलब ये थे उनकी, मतलब लगभग हर वर्ष इस तरह का त्योहार मनाया जाता था। मंदिर स्थापत्य के इस में कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं, यानी मंदिरों की बनावट से संबंधित बहुत से नए तत्व प्रकाश में। विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राज्य की सत्ता की धोतक थी शामिल हैं। जैसे राज्य की सत्ता की धोतक जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जो कि एक आम व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाई जा सकती थी, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जैसे कोई महल है या कोई गोपुरम है या कोई प्रवेश द्वार है या मंदिर है या कोई भी जलाशय बनवाया गया है, तो ये सब जो संरचनाएं थी राजकीय सत्ता की धोतक थी। इसमें ये इस बात को प्रूव करती थी कि यहाँ पर राजकीय शासन के द्वारा ये सब किया गया है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे। जितने भी एंट्री गेट्स थे वहां पर राय गोपुरम बनवाए गए थे। राय गोपुरम वे प्रवेश द्वार थे जहां से इस साम्राज्य में प्रवेश किया जा सकता था, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बोना प्रतीत कराते थे। यानी यहाँ पर जो मंदिर होते थे उनके अंदर मीनारें बनी हुई थी और मीनारें भी बहुत ऊंची थी, लेकिन उनको भी प्रवेश द्वार की जो ऊंचाई थी वो उनसे, मतलब प्रवेश द्वार की ऊंचाई उनसे ज्यादा थी, इसलिए प्रवेश द्वार उनको भी बोना साबित करते थे, जो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे। यानी प्रवेश द्वार है इसका मतलब है मंदिर है, बहुत दूर से दिख जाते थे कि यहाँ पे कोई मंदिर बने हुए हैं। ये संभवतः शासकों की ताकत की याद भी दिलाते थे। अगर कोई शक्तिशाली शासक है तो उसका वैभव प्रदर्शन करने के लिए इस तरह के ऊंचे ऊंचे एंट्री गेट्स बनवाए गए थे, जो इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक और कौशल जुटाने में सक्षम थे। इसका मतलब था कि जो ऊंची ऊंची मीनारें बना सकते हैं उनके पास कितना साधन होगा, कौन सी वो टेक्निक थी जिसकी वजह से ये इतने विशाल एंट्री गेट बनाने में सक्षम हो पाए, मंदिर बनाने में सक्षम हो पाए। तो इनके पास कौशल, हर चीज की कोई कमी नहीं थी। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप, लंबे स्तंभों वाले गलियारे जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवस्थलों के चारों ओर बने थे, सम्मिलित हैं। यहाँ क्या बता रखा है कि विशिष्ट अभिलक्षणों में इसकी जो विशिष्ट विशेषताएं हैं उनमें मंडप और लंबे स्तंभों वाले गलियारे, यानी जो गलियारा बनाया गया है कहीं भी, जैसे मंडप के साथ साथ बनवाया गया है गलियारा। गलियारा जैसे कि ऐसा होता है जैसे हम कॉरिडोर
के रूप में इसको मान सकते हैं, जिसमें पिलर्स लगे हों, लंबे स्तंभ लगे होते थे, उसमें गलियारे बने हुए थे, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवस्थलों के चारों ओर बने थे। यानी जहां भी मंदिर बने हुए थे उसके चारों तरफ इस तरह के गलियारे बनाए गए थे, जो कि पिलर्स से उनको सपोर्ट मिलती थी। इनको सम्मिलित किया गया है। अब हम दो मंदिरों को सूक्ष्मता से देखते हैं, यानी बारीकी से हम जानकारी जुटाते हैं दो मंदिरों की। एक मंदिर का नाम है विरूपाक्ष मंदिर और दूसरे का नाम है विट्ठल मंदिर। क्या नाम है? एक का नाम विरूपाक्ष मंदिर, दूसरे का विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था, यानी इसको एक दिन। यस बेटा, बोलो बोलो बोलो। ये टॉपिक रिपीट कर दो। सेम यस ये इसी पेज का या उधर से बताओ? सर, शुरू से स्टार्टिंग से। आप लेट आए थे क्या बेटा? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है? यस ठीक है। देखिए बेटा, ये गोपुरम से संबंधित ये टॉपिक था, मंडप से संबंधित ये टॉपिक था। गोपुरम क्या होता है? किसी भी मंदिर का प्रवेश द्वार होता है बेटा। और यहाँ ये जो ऊंचे ऊंचे गोपुरम बनवा रखे थे, ये प्रवेश द्वार इतने ऊंचे थे कि मंदिरों की जो संरचना थी वो भी छोटी पड़ जाती थी। मंदिरों में जो मीनारें थी वो इनसे ज्यादा ऊंची नहीं थी। यहाँ ये चीज ये भी प्रूव करते थे कि ये जो क्षेत्र है जिसके अंदर गोपुरम बनवा रखे हैं, तो वो गोपुरम जो है राजकीय सत्ता का प्रतीक थे, यानी शासक अपने आप में बहुत सक्षम है जो इतने ऊंचे ऊंचे गोपुरम बनवा सकता है, इतने मंदिर बनवा सकता है। इसका मतलब वो उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास कौशल है, उनके पास पैसा है। यहाँ आप नीचे इसके अंदर डायग्राम देख पा रहे होंगे कि इस तरह का नक्शा लिया गया था जिसपे इस तरह का मंदिर बनाया गया है। इसमें जलाशय रखा हुआ है। जलाशय का इस्तेमाल पीने के पानी के लिए, या जो आसपास का क्षेत्र है उसको पीने का पानी यहाँ से मिलता होगा। यहाँ देवालय है, मेन जो मंदिर है वो प्रांगण यहाँ पे है, जिसको देवालय लिख के यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। इसमें नीचे दिया गया है ये पैमाना है इसका कि कितना, जैसे 30 मीटर, एक जो इंडेक्स है वो लगभग 30 मीटर है। अब इसमें बेटा आने का जो प्रवेश द्वार है वो सब यहाँ पे दरवाजे हैं, उनसे देख पाते हैं कि आप कहाँ से इसके अंदर प्रवेश पा सकते हैं। इसके अंदर कितने प्रवेश द्वार हैं आप देखिए, किधर किधर से इसमें प्रवेश किया जा सकता है। विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा है ये। अधिकांश वर्गाकार संरचनाएं देवस्थल हैं। जितने भी वर्गाकार संरचनाएं, जैसे ये है, ये जैसे कुछ आयताकार हैं, कुछ वर्गाकार हैं। तो ये जो वर्गाकार नजर आ रही है इधर की साइड से, और ये जो इधर हैं, तो इन्होंने कहा है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा छोटे छोटे जो वर्गाकार जो बॉक्सेस बने हुए हैं वो सारे किस चीज को प्रूव करते हैं? मंदिर को प्रूव करते हैं कि इतने ज्यादा मंदिर यहाँ पे बने हुए थे। देवस्थल है, देवताओं का स्थान है वो। दो प्रमुख प्रवेश द्वारों को काले रंग से भरा गया है। एक ये है प्रवेश द्वार और एक है ये प्रवेश द्वार। ये काले रंग से भरा गया है। ये दोनों एंट्री गेट्स हैं। प्रत्येक छोटा बिंदु एक स्तंभ को दर्शाता है। जैसे छोटे छोटे बिंदु आपको नजर आ रहे हैं इसके अंदर, ये एक पिलर लगा हुआ है, हर बिंदु पे एक पिलर है। वर्गाकार या आयताकार ढांचे में व्यवस्थित स्तंभों की पंक्तियां प्रमुख सभागार, मंडप और बरामदों को विभाजित करती प्रतीत होती हैं। यहाँ पे किस किस तरह के आकार के ढांचे हैं? वर्गाकार ढांचे हैं, जैसे कि ये इधर नजर आ रहे हैं वर्गाकार, इधर बढ़ते हैं तो ये आयताकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर वर्गाकार और आयताकार ढांचे में व्यवस्थित स्तंभों की पंक्तियां हैं, यानी यहाँ पे पिलर्स लगे हुए हैं। प्रमुख सभागार हैं जहाँ पे मीटिंग होती है, मंत्रियों से संबंधित मीटिंग हो सकती है, आम जनता से भी मिल सकते हैं शासक। मंडप होते थे यहाँ पर जहाँ पे देवी देवताओं की शादियां होती थी, और बरामदों को विभाजित करती प्रतीत होती है। पिलर्स से बरामदों को बांटा गया है, यानी पिलर्स उनके बीच में विभाजन तैयार करते हैं। नक्शे में दिए गए स्केल का प्रयोग करके मुख्य गोपुरम से केंद्रीय देवालय की दूरी नापिए। आप अंदाजा, जैसे यहाँ पे आप मेन एंट्री गेट है, यहां से आप इसकी दूरी मापना चाहें तो 30 मीटर प्रत्येक बॉक्स के हिसाब से। तो इस हिसाब से इसकी दूरी जो है, यहाँ इसकी दूरी आपसे पूछ रहे हैं, तो इसके अंदर आपको ये दूरी निकालनी है इस एरिया तक। ठीक है बेटा, ये इसके अंदर आप कोई भी एक, जैसे छोटा पैमाना है, इसके अंदर जो सही तरीके से ये दिया नहीं गया है, क्योंकि जो बॉक्स है
वो यहाँ पे तो छोटे दिखा रखे हैं, आपने देखा होगा। इधर के पैमाने की तरफ देखिएगा, इधर छोटा है और इधर का पैमाना बड़ा है, तो इधर छोटे पैमाने का प्रारूप नहीं लिखा हुआ है और ना इधर का सही क्लियर किया हुआ है। और यहाँ ऐसा कोई बॉक्सेस भी नहीं है कि जो बाउंड्री से अंदाजा लगा सकें कि भी कितनी कितनी दूरी पे क्या क्या है। हाँ, इतना है कि इसकी दूरी माप सकते हैं, इसकी दूरी, और उस दूरी से हम स्केल लेकर के और उसको माप सकते हैं कि कितनी दूरी पड़ रही है। इतना तो अंदाजा हम ले सकते हैं मोटा मोटा स्केल से। अब आगे देखिए, जलाशय से देवालय तक जाने के लिए सबसे आसान मार्ग कौन सा रहा होगा? तो इससे ज्यादा, यानी जलाशय से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो व्यक्ति सबसे आसान मार्ग उसके लिए कौन सा रहा होगा? भाई आसान मार्ग उसके लिए तो यही है, जलाशय से वो इधर घूम के आएगा तो उससे अच्छा है कि जलाशय से या तो इधर से आके या फिर इधर से आने के बाद इस एंट्री गेट से पास, ये नजदीक पड़ेगा उसके लिए। तो ये चीज समझनी है, सबसे आसान मार्ग कौन सा रहा होगा? तो आसान इसी को माना जाएगा क्योंकि जलाशय के नजदीक ये है। अब हम आगे चलते हैं बेटा, मंडप को देखिए। मंडप की जो डिजाइन है वो इस तरह का है, जहां पर देवी देवताओं की शादियां वगैरह कराई जाती थी। ये इस तरह का मंडप है। इसके अंदर यहाँ पिलर्स देख पा रहे होंगे आप, ये पिलर्स हैं बेटा, सुंदर सुंदर इस पे चित्रण किया हुआ है। देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई हुई हैं अलग अलग। यहां नीचे की तरफ देखिएगा तो ये जो कला है, इस कला के नमूने वहां देखने को मिलते थे। लगभग हर पिलर्स पर ऐसा ही किया गया था। ये जो पिलर आप नजर आ रहे हैं, ये पिलर, इन पे ऐसा चित्र बना हुआ है। बारीकी से नजदीक से देखने पर पता चलता है बेटा, मूर्तियों वाले स्तंभ का रेखा चित्र है ये। जितने भी मूर्ति वाले स्तंभ हैं, देवीय विवाहों के आयोजन में प्रयुक्त होने वाला एक कल्याण मंडप है। इसका नाम क्या रखा गया है? कल्याण मंडप है। ये देवीय विवाह कराने के लिए किया गया था, देवताओं की शादी कराने के लिए ये सब किया गया था। ये संभवतः शासकों की ताकत की याद भी दिलाते थे। जो ऊंची ऊंची मीनारें हैं, मंदिर हैं, प्रवेश द्वार हैं, गोपुरम है, मंडप है, ये यहाँ के शासकों की ताकत की याद दिलाते कि वो कितने शक्तिशाली थे, जो इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक, कौशल जुटाने में सक्षम थे, कि उनके पास सभी तरह की टेक्नोलॉजी थी, कौशल था, पैसे थे, तब वो ऐसा कर पाए। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप और लंबे स्तंभों वाले गलियारे, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देव स्थलों के चारों ओर बने हुए थे, सम्मिलित हैं। यहां बताया गया है कि जो मंडप बने हुए हैं या फिर मंदिर बने हुए हैं, तो मंदिर के बाहर की तरफ एक गलियारा बनाया गया है, उसके अंदर पिलर्स लगे हुए हैं, और वो देवस्थल के चारों तरफ इस तरह के गलियारे बनाए गए हैं, कॉरिडोर बना रखे हैं। अब हम दो मंदिरों को देखते हैं। दो मंदिरों का नाम यहाँ पे आया है। एक प्रमुख मंदिर का नाम है विरूपाक्ष मंदिर और दूसरे का नाम है विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर जो है ये शिव भगवान को प्रेरित है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था, यानी कोई एक शताब्दी में इसको पूरा नहीं किया है, 100 वर्षों में इसको पूरा नहीं किया गया, काफी वर्ष लगे हैं। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं से 10वीं शताब्दियों का था, यानी इसकी शुरुआत मानी जाती है 9वीं से 10वीं शताब्दी में इसके निर्माण का काम शुरू हो जाता है। विजयनगर की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। अब आप ये ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की नींव है वो बाद में रखी गई है, मंदिर जो है इसके पहले बनाए, मतलब शुरुआत हो चुकी थी 9वीं से 10वीं शताब्दी में। इससे पहले तो विजयनगर साम्राज्य में इन मंदिरों को और बड़ा किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। जब राजगद्दी मिली कृष्णदेव राय को, तो उस समय मंदिर के सामने मंडप का निर्माण उसने करवाया। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया। वो उत्कीर्णित स्तंभ ऐसे होते हैं जैसे कि इस चित्र में बनाया गया है। एक पिलर है और पिलर पर उत्कीर्णित मूर्तियां, तरह तरह के चित्र इस पे उकेरे गए हैं। तो इससे ये बात समझ में आती है कि ये बहुत ही इस चीज पर ध्यान देते थे। यानी जब कृष्णदेव राय को राज सिंहासन मिला या उनको राजगद्दी मिली, तो उन्होंने इस तरह का काम किया, उन्होंने मंडप बनवाया मंदिर के सामने। अब आगे देखिए, पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। जो पूर्वी एंट्री गेट है, साम्राज्य का पूर्वी प्रवेश द्वार जो है, वो उन्होंने ही इसे बनवाया है। इन परिवर्धनों का अर्थ था परिवर्धन होता है विस्तार,
विस्तार का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। यानी जो मेन मंदिरों का जो भूभाग है, जहां पर ज्यादा मंदिर देखने को मिलते हैं, वो कंप्लीट अगर कैंपस को देखते हैं, पूर्व साम्राज्य को या विजयनगर साम्राज्य के कंप्लीट कैंपस को अगर हम देखते हैं, तो उसके अंदर ये जो देवालय है बहुत छोटा है। यानी देवालय का भाग बहुत छोटा है, उसके अलावा भी उसके अंदर बहुत कुछ देखने को मिलता है। देखिए आगे एक चीज मैं आपको नोटिस कराऊं कि आपका जो कुछ सब्जेक्ट के अंदर आपको सिलेबस भी मिला होगा, तो आपका जो लेसन 1 इस बार टेस्ट में देंगे। ठीक है बेटा, अभी डेट शीट आ जाती है, फिर आपको आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। और उसका मैं ये सोच रहा हूं कि लेसन 1 अकेला एक ही लेसन दे देते हैं। ठीक है बेटा, जो आपका मन के इसमें क्या बेटा, भूमिका बोलो बेटा क्या कह रहे थे? उसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। हाँ 30 क्वेश्चंस होंगे, लिमिटेड टाइम आपको दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होगी। टाइम जितना रहता है, मान लीजिए पर क्वेश्चन 2 मिनट मिलते हैं, तो लगभग 60 मिनट होंगे आपके पास। उसके बाद अपने पेपर को सबमिट कर देना है। ठीक है, जिस तरह का गूगल फोरम पे आपने पेपर दिया था +1 में, ठीक उसी तरीके से ये पेपर के आंसर्स जो हैं पता लग जाएंगे। अभी टीचर्स क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। ठीक है बेटा, तो जैसा कहा जाएगा, फिलहाल इतना है, टीचमेंट पर ही पेपर कराने के लिए कहा गया है, टीचमेंट ऐप पर ही। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। बाकी हिस्ट्री का सिलेबस इतना ही है बेटा, लेसन 1 बोथ मीडियम के लिए, इंग्लिश और हिंदी। हाँ बेटा, इसमें कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है, इतना थोड़ा बहुत अंतर जरूर होगा। कई बच्चे ये सोचें कि इंग्लिश मीडियम का पेपर हमारा अलग हो गया, हिंदी का अलग हो गया, इतना थोड़ा बहुत अंतर तो होगा उसमें। क्या बेटा कैसे होगा? पेपर आपको नहीं, रिटर्न नहीं होगा, जैसा मोबाइल पे होता है तो लाइव क्लास में गूगल फॉर्म। नहीं, लाइव क्लास नहीं होगी उस समय, आप पेपर ही करेंगे। ठीक है, उसके लिए निर्धारित जो समय होगा उसमें आपको वो कर देना है, फिर आपको उसको वो सबमिट कर देना है, जैसे कि पहले गूगल फोरम पे करते थे। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल। रिटर्न नहीं करना पड़ेगा मतलब हमें ज्यादा। हाँ नहीं, रिटर्न उसके लिए नहीं है, रिटर्न नहीं है। आपको मोबाइल पे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, ABCD जैसे तरह ऑप्शंस होंगे उसके तरीके से। और जो भी प्रॉब्लम होंगी या कोई चेंजमेंट होगा तो आपको जरूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बोलो बेटा कशिश। आपने इस बुक का ये फर्स्ट चैप्टर छुड़वाया, ये सिलेबस में नहीं है ना? नहीं बेटा ऐसा है, सुनो, इस बार सिलेबस कट करके अभी अपडेट नहीं किया गया है सिलेबस। वो ये अभी क्लियर नहीं हो पाया था ना कि तीसरी लहर आ गई तो कितना समय बर्बाद होगा। अगर वो क्लियर हो जाता तो उसकी वजह से फिर ये सिलेबस को अपडेट नहीं किया गया है। जिस दिन भी अपडेट होगा हम आपको बता देंगे। पिछली बार लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 12, इस तरह से कुछ जो सिलेबस थे, कम से कम इनके अंदर ये समझिए आपके सिर्फ 10.5 में 7 लेसन होते थे, केवल 10.5। और इस बार अभी अपडेट आया नहीं आपको, अभी टेस्ट के अंदर लेसन 1 ही दिया जा रहा है केवल। उसको अच्छे तरीके से बारीकी से पढ़े, तभी उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है सर आज बोलो बेटा। सर स्कूल का बुक बनाना है। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? यस, आज स्कूल का बुक बनाना है सर। वो भी करते हो? दो बच्चे एक साथ मत बोलो, एक बच्चा बोलो ना। मैं बोलूंगी। एक बच्चा ये कह रहा है कि मतलब स्कूल कब ओपन होंगे। देखो बेटा, इस संबंध में रिगार्डिंग अभी कोई मैसेज आने तो दो,
अभी हमारे हरियाणा गवर्नमेंट के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कंवरपाल गुर्जर ने कल ही एक स्टेटमेंट दिया था कि अभी इस तरह की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि स्कूल अभी खुलने वाले हैं, अभी ऐसा नहीं है, डिसीजन लेंगे, हम जल्दी लेंगे। बाकी दिल्ली के अंदर इस तरह का डिसीजन लिया जा चुका है, उनके स्कूल शायद खुल चुके हैं, तो अब यहां भी जल्दी खुलेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आप अब दूसरा बच्चा बोलो, आपका क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन नहीं था, लेकिन तभी इतने दिनों बाद पूछने से कहा थी ये। लाइव क्लास, आपकी आवाज कट रही है, बोलिए, रिपीट करो। रिपीट करो बेटा। अच्छा, नहीं आ रही मेरी आवाज आप तक? ठीक है बेटा, अब आगे आप नहीं पूछ रहे तो हम आगे चलते हैं। मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। मंदिर के अंदर जो मीटिंग हॉल होते थे, उनका कोई एक ही काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था, बहुत से काम के लिए इस्तेमाल हो रहा था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी, संगीत होता था, नृत्य होता था, नाटकों का मंचन करते थे, इनके विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। यानी यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज भी होती थी, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि देवताओं की मूर्तियां वहां लगाते थे मंदिरों के अंदर, संगीत म्यूजिक का अरेंजमेंट होता था, डांस का अरेंजमेंट होता था, नाटक का मंचन करते थे। और अन्य सभागारों का प्रयोग, यानी मंदिर में कोई एक ही सभागार नहीं होता था, बहुत से सभागार होते थे, मीटिंग हॉल होते थे। देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। यानी एक सभागार का इस्तेमाल विवाह के उत्सव को निभाने के लिए, जहां पे मंडप बना हुआ है, विवाह कराने के लिए होता था, उसका आनंद उठाते थे लोग। और दूसरा एक बता रखा देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए। और एक सभागार ऊपर बताई दिया है इन्होंने संगीत, नृत्य और नाटक, देवताओं की मूर्तियां रखने के लिए। आगे है, इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था। जब देवताओं की शादी होती थी, देवताओं को झूला झुलाया जाता था, तो अलग प्रकार की मूर्तियों का इस्तेमाल करते थे, जो छोटे केंद्रीय देवालय में स्थापित मूर्तियों से अलग होती थी। यानी जो छोटा मंदिर है उसके अंदर जिस तरह की मूर्तियां रखी होती थी, उनसे ये मूर्तियां भिन्न थी। मतलब हो सकता है सजावट में हो सकता है उसके आकार में हो, तो मतलब ये थोड़ा डिफरेंट थी। दूसरा, देवस्थल विट्ठल मंदिर भी रोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे। विट्ठल कौन है? विष्णु देवता है, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप में, विष्णु का एक रूप है। महाराष्ट्र में विट्ठल देवता के नाम से ही विष्णु देवता को माना जाता है। यहां हम देख सकते हैं महाराष्ट्र में पूजते हैं विष्णु देवता के रूप में। यहां एक बार इसका जिंजी का झूलता हुआ मंडप देखिएगा, जहां पर देवी देवताओं को झूला झुलाया जाता था, वो इस तरह का मंडप है। एक मंडप उनकी शादी के लिए था, वो ये इस तरह का दिखता था, और ये है जिंजी का झूलता हुआ मंडप, ठीक है। और यहां है, ये रथ मंदिर है, विट्ठल मंदिर का रथ, यानी विष्णु देवता का जो मंदिर है, जहां पे बताया गया है कि उसने गीता का उपदेश दिया, श्री कृष्ण का रथ है ये। तो बेटा इसके अंदर विट्ठल मंदिर का जो रथ है, क्या आपको लगता है वास्तव में इस प्रकार के रथ बनाए जाते होंगे? यहां ये बताया गया है कि ये जो मंदिर, ये इस तरह का जो रथ मंदिर है वो विशिष्ट है। इसके अंदर जैसे जो पत्थर आप देख पा रहे होंगे, सारा का सारा पत्थर से बना हुआ है, और पत्थर की चट्टान को काट करके इस तरह का ये बनाया गया है। क्या आपको लगता है वास्तव में इस प्रकार के रथ बनाए जाते होंगे? बिल्कुल इस तरह के विशिष्ट, मैं मानता हूं कि ज्यादा मात्रा में तो नहीं, लेकिन कुछ विशिष्ट रथ ऐसे ही होते होंगे, लेकिन वो ज्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता होगा। लेकिन ये जो मंदिर बना रखा है रथ मंदिर, तो इसके अंदर इसको हम अगर किसी पशु के साथ में जोड़ करके आगे बढ़ाना चाहें तो वो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ये चट्टान से बनाया गया है, एक ही स्थान पर स्थापित है ये। तो विट्ठल मंदिर का रथ है ये, एक मॉडल के तौर पे है ये। आगे चलते हैं बेटा। मदुरई के नायकों के द्वारा एक गोपुरम बनवाया गया था,
प्रवेश द्वार है ये देखिए कितना भव्य प्रवेश द्वार है, काफी बड़े आकार का है। ऊपर इसकी जो बिल्डिंग है सिमटती जाती है और सुंदर आकार में बनाया गया है। यहां बताइए बेटा कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिनमें एक साम्राज्य की संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। यानी पहले महाराष्ट्र में विठल मंदिर की पूजा होती थी, फिर कर्नाटक में इसको आरंभ किया गया, तो वहां की जो कल्चर थी उसमें थोड़ा बहुत चेंज आया और कुछ नई नई परंपराओं को पुरानी परंपराओं के साथ जोड़ा गया। अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी कई सभागार बने हुए थे, क्योंकि सभी मंदिरों में ऐसे सभागार थे। मीटिंग हॉल का जिक्र मैं कर चुका हूं। रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है, जैसे जिसका चित्र मैं आपको दिखा चुका हूं। रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर है ये इसी मंदिर की विशेषता है, विठल मंदिर। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं, यानी यहां पर रथ गलियां देखने को मिलती हैं जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वहां से सीधी रेखा में मेन मंदिर तक पहुंचती है, उन्हें रथ गलियां कहते हैं। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। जो नीचे का फर्श है वो पत्थर के टुकड़े डाल के बनाया गया था। इनमें दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे, पिलर्स लगे हुए मंडप दोनों तरफ थे, जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाते थे। और जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा गया और अधिक व्यापक बनाया, ठीक वैसा ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। नायकों ने किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा। किलेबंदी क्या है? दुर्गबंदी जिसे कहते हैं। इन्होंने इसे बनाया, आगे भी बनाते रहे। नए नए नायक जो थे वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इस तरह की दुर्गबंदी करते थे और इसको और बड़े क्षेत्र तक इसका विस्तार किया उन्होंने। ठीक वैसा ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं को भी आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं कि आगे आने वाले जो वंशज थे या जो शासक थे, जो नायक और अमर नायक थे, उन्होंने भी मंदिर निर्माण की परंपरा को आगे बढ़ाया। शासकों का विशेष योगदान है यहाँ पर। यहां तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरमों का निर्माण स्थानीय नायकों के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे नायक का भी इसके अंदर गोपुरम के निर्माण के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहां आप देख सकते हैं मदुरई जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, वहां एक गोपुरम का निर्माण वहां के स्थानीय नायकों के द्वारा किया गया, शासकों के द्वारा नहीं किया गया है, यानी आर्मी कमांडर्स के द्वारा ऐसा बनाया गया। तो यहां तक का बेटा आप पढ़ के आए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। आज ब्लड डोनर डे है, रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम ब्लड डोनेट करके आए फिर? नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा। आज पता तो होना चाहिए, अपडेट आपके लिए है। कोई करना चाहे तो कर सकता है अगर किस। हाँ बिल्कुल, इसे ठीक अवसर होता है, दूसरे की जान बच जाती है इससे। कई बार बहुत काम आता है बेटा, क्योंकि जो ब्लड कैंप होते हैं उनके अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में यूनिट इकट्ठे नहीं होते, और स्कूल कॉलेज का जो योगदान है वो तो जबरदस्त होता है बेटा। तो टेस्ट कब से है हमारे? बेटा अभी डेट शीट मैम डालने दो, फिर पता चलेगा कि वैसे, और लग रहा है कि आपके बुधवार से टेस्ट शुरू हो जाएं, बुधवार से। अब देखते हैं किसका रहेगा। रोजाना एक टेस्ट होना है, ठीक है बेटा। नेहा कटारिया, हेमलता टेंशन में है। पढ़ना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सभी पढ़िए मन लगा के।
ठीक है बेटा, अब लीव कर सकते